नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज देखेंगे बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, क्योंकि इससे पहले एक हम लोग कल प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो जो विशाल स्नानागार जो मिले हैं यह मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और विशाल स्नानागार और अनागार दोनों मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंध प्रांत में। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है कालिदास, कौटिल्य, हरिसेन, मेगास्थनीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज के द्वारा की गई थी। और इस ग्रंथ में पाटलिपुत्र यानी पटना के प्रशासन का वर्णन किया गया है, पटना के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत और 10 राजाओं के बीच दशराग युद्ध हुआ था, यह किस नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन है बिपाशा, शतुद्री, परुशनी, चिनाब, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परुशनी यानी रावी नदी के तट पर यह लड़ाई हुई थी। ठीक है, और दशराज युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? सुदास की विजय हुई थी। और ये ऋग्वेद में इसका जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का वर्णन किया गया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो 7वें मंडल में भी याद रखिएगा, 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था इनका लुम्बिनी नेपाल में जो कपिलवस्तु के निकट स्थित है। और जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था शाक्य, ये भी याद रखिएगा, शाक्य क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। शाक्य क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन है 57 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी, 70 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी। तो विक्रम संवत का जो प्रारंभ माना जाता है यह 57 ईसा पूर्व में माना जाता है, 57 ईसा पूर्व में माना जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि विक्रमादित्य द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में यह संवत चलाया गया था। और 78 ईस्वी में शक संवत कनिष्क के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विक्रम संवत और शक संवत में अंतर कितना वर्ष का है। तो इन दोनों को अंतर के लिए घटाइएगा नहीं, जोड़ दीजिएगा 135 वर्ष का। ठीक है, क्योंकि एक ईसा पूर्व में है, एक ईस्वी में है। चलिए अगला प्रश्न है कि गुप्त शासकों की राजकीय या शासकीय भाषा क्या थी। गुप्त शासकों की शासकीय या राजकीय भाषा क्या थी। तो ऑप्शन है प्राकृत, पाली, मगधी, हिंदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गुप्त शासकों की जो भाषा थी ना वह संस्कृत थी। ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा गुप्त शासकों की जो शासकीय भाषा थी क्या थी, संस्कृत थी, संस्कृत। ठीक है, और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। और गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त वंश को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण, एलोरा जो महाराष्ट्र में स्थित है औरंगाबाद में, का शिव मंदिर का जो निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है वह कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर जो कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिसे राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था या बनवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो ऑप्शन है 19, 16, 17 और 27। तो 17 बार आक्रमण किया था। कितना बार? 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने 1009 ईस्वी से लेकर 1027 तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, जिसका मूल उद्देश्य क्या था?
भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना या बुत प्रति जिसको कहते हैं मूर्ति पूजा को समाप्त करना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो यह इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो इसके संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है। जो इल्तुतमिश का शासनकाल कितना से कितना था? तो 1210 से लेकर 1236 तक। ठीक है, 1210 से लेकर 1236 तक था। और इल्तुतमिश जो था ना, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद भी था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? ऑप्शन है तुगलक वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलजी वंश। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी वंश किया था। यह लगभग 30 वर्ष तक शासन किया था। 30 वर्ष तक शासन किया था। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया, लगभग 30 वर्ष। और सबसे अधिक जो शासन किया था तुगलक वंश किया था। कितना वर्ष? 94 वर्ष किया था। 94 वर्ष। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभाजित था? अकबर के समय संपूर्ण जो साम्राज्य था कितने सूबों में विभाजित था? तो इसका जो राइट आंसर है 15 सूबों में विभाजित था। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में जो प्रशासनिक सुविधा के लिए टोडरमल जो नीति लाया गया था, संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ यूरोपीय देश है और स्थापित प्रथम कारखाना है। ठीक है। तो पुर्तगाल है, एक कोचिन है, डेनिश, ट्रैकोबोर, डच मसूलीपट्टनम, फ्रांसीसी कालीकट। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो पुर्तगाल है कोचिन में कारखाना स्थापित किया था, सही है। डेनिश ट्रैकोबोर में किया था, डच मसूलीपट्टनम में किया था, लेकिन जो फ्रांसीसी है यह कालीकट में बोल रहा है, तो यह आपका गलत है। ठीक है। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना जो हुआ था ना, यह कहाँ स्थापित किया था? सूरत में किया था। सूरत में। और कब किया था? तो 1668 ईस्वी में। ठीक है, 1668 ईस्वी में सूरत में। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वह आपका जॉन मिंडेल हॉल था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिंडेल हॉल। ठीक है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिंडेल हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में भारत आया था। 1597 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है। एडी मतलब याद रखिएगा एनो डोमिनी जो होता है। ठीक है। चलिए, और कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आने वाला था तब। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख जो कहा जाता है ना, वह जहांदार शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक है। और चलिए कुछ और जान लेते हैं। जैसे जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, मुअज्जम को शाह बेखबर कहा जाता है, शाह बेखबर कहा जाता है। ठीक है। और फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता है, घृणित कायर कहा जाता है। ठीक है। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है। और पहले ही बता दिए हैं मुअज्जम को शाह बेखबर, शाह बेखबर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम जो नवाब था मुबारक उद दौला था। मुबारक उद दौला। दोस्तों जो ऑप्शन हमको लगेगा कि हाँ इस ऑप्शन में भी बताना है उसको हम बताएंगे, नहीं तो वन लाइनर नहीं चलेंगे। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद दौला था। मुबारक उद दौला जो 1770 से लेकर 1775 तक बंगाल का शासक रहा था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यह बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। इस ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी.डी. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना महाराष्ट्र में
वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू ने किया गया था। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज की संज्ञा प्रदान की जाती है, जो कब किए थे 1864 ईस्वी में। ठीक है, वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू के द्वारा 1864 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जो पाइक विद्रोह जो हुआ था ना, यह बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। और यह कहाँ हुआ था, तो पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, और यह 1917 से 1918 तक चला था पाइक विद्रोह, जो बख्शी जगबंधु इसके नेतृत्व करता थे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ पत्र पत्रिकाएं हैं, उसके संपादक या संस्थापक है। ठीक है, तो बंगाल गजट सबसे पहली पत्रिका है, तो ये 1780 में प्रकाशित हुई थी। जेम ऑगस्टम हिकी, सही है। सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, बंगदूत राजा राम मोहन राय, बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन। उपयोग में कोई नहीं, तो इसमें सभी सही है, इसका कोई इसमें गलत नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा के तहत की गई थी। भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना जहाँ कहाँ कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना की घोषणा किस पत्र के तहत की गई थी, तो उस पत्र का नाम था 1854 का वुड डिस्पैच। ठीक है, शिक्षा से संबंधित था। 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा में यह घोषणा की गई थी भारत में 3 विश्वविद्यालय बनेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में न्यायिक सेवा का जो जनक है ना, वह तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंगस। तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंगस को कहा जाता है, और नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। और सबसे पहले अगर नागरिक सेवा भी होगा तो उसमें वारेन हेस्टिंगस का ही योगदान था, सबसे पहले वही बताया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। ऑप्शन है सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना, प्रथम आंग्ल सिख युग, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। तो अब इसका बारे में बता दिया जाए तो सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना यह कब हुआ, तो यह हुआ था 1843 में। कब हुआ था, 1843 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जो 1845 से लेकर 46 तक चला था। ठीक है, और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था यह 1885 से लेकर 1886 तक चला था। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह तो आप सबको जानते हैं 1856। तो इसमें बाद में कौन हुआ, आंग्ल वर्मा युद्ध हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे, तो इसका पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में एम जी रनाडे, जीवी जोशी और एस.एच. चिपलूनकर के द्वारा किया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएंगे, तो ये तीनों है। ठीक है, ये तीनों। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूल थे। कौन थे, जॉर्ज यूल थे। और इन्होंने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन जो 1888 में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और एओ ह्यूम तो संस्थापक हैं और इन्होंने अध्यक्ष कभी नहीं बने, यह महासचिव के पद पर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी ना, बंगाल विभाजन की घोषणा वह 20 जुलाई 1905 को हुई थी। 20 जुलाई 1905 को हुई थी, लेकिन प्रभावी रूप से कब हुआ, प्रभावी हो गया 16 अक्टूबर 1905। ये भी बात याद रखना, इसमें 2 क्वेश्चन है। घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुआ और यह प्रभावी कब से हो गया, तो 16 अक्टूबर 1905 से। अगला प्रश्न देखते हैं कि लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी। लंदन में कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी, तो यह किए थे मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा ने 1909 में कर्जन वाइली की गोली मारकर लंदन में हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था,
तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, विजय राघवाचार्य, सरोजिनी नायडू, बीजी तिलक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो अध्यक्षता किए थे वह विजय राघवाचार्य के हुए थे, लेकिन इस असहयोग का आंदोलन का जो प्रस्ताव था ना CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें चित्तरंजन दास नहीं है, CR दास के द्वारा इसका प्रस्तुत किया गया था, प्रस्ताव किया गया था। तो नहीं है ऑप्शन, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अध्यक्ष इसके बनाए गए थे विजय राघवाचार्य को। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव जो था ना उसकी अध्यक्षता किए थे ना, जो कहाँ हुआ था, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। और इस अधिवेशन में आंदोलन का जो प्रस्ताव रखे थे चित्तरंजन दास रखे थे। तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी। तो इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस किए थे, तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह तुलना किया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ठीक है, गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किए थे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो 1937 में जब कांग्रेस बहुमत प्राप्त किया था उस समय प्रांतों की संख्या कितनी, बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी। ठीक है, चलिए तो उसमें कौन कौन था। तो मद्रास था, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, बिहार था और उड़ीसा में बहुमत मिला था। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो यह चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, क्योंकि चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक रहा था, ने समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध था ना उसको हटा दिया था, इसलिए इसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था 8 अगस्त को के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। भूमिगत रेडियो, जमीन के अंदर जाकर और भूमि पर जंगले जाकर रेडियो का संचालन करते थे। तो इनमें से कौन कौन थे। उषा मेहता थी, राम मनोहर लोहिया थे और अरुणा आसफ अली। तो इनमें से एक से अधिक है तो सभी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। तो यह मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह में पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका अक्ष 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस छोटा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में है तो इसको जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, उसको जीरोफाइट कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति होती है तो उसको ट्रोपोफाइट कहते हैं। और नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। और करी चट्टानों पर, ये भी पूछता है, करी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को लिथोफाइट, यानी चट्टान पर है तो लिथोफाइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है। तो वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से है। किससे है, केचुआ पालन से है। ठीक है, जबकि पीसी कल्चर में मत्स्य पालन करते हैं, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन करते हैं। ठीक है, और सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो परियोजना है भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। भागीरथी और भिलंगना नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथी और भिलंगना नदी पर स्थापित की गई है। यहाँ से सिंचाई, जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपका सिक्किम है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और गोवा जो क्या है आपका वो क्षेत्रफल वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, सही है।
शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, ये भी सही है। हिमालय वन संस्थान शिमला में है, वो भी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ये आपका गलत है, ये लखनऊ में होगा। कहाँ होगा? लखनऊ में होगा। तो इसमें से एक से अधिक उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कानपुर दिया हुआ है वो आपका लखनऊ हो जाएगा, बाद बाकी सभी सही है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, एक और शिमला में है केंद्रीय आलू संधान संस्थान। ठीक है, यही बात याद रखना है। अगला प्रश्न है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। और यह लागू पूर्ण रूप से कब हो गया? तो 26 अक्टूबर 2006 से, भी बात याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 2006 से यह पूर्ण रूप से लागू हो गया। ठीक है, पारित 2005 में हुआ था, लागू 26 अक्टूबर 2006 से शुरू हो गया। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? नैनो यूरिया, तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। ठीक है, और यह संयंत्र जो है ना इफ्को कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। इफ्को IFFCO इफ्को कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि BCC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह है मीराबाई चानू यह पुरस्कार जीती है, और यह खिताब इन्होंने लगातार दूसरी बार प्राप्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह भोपाल में किया गया। कहाँ किया गया है? भोपाल, मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक होगा, क्योंकि जो लिथियम का जो भंडार मिला है वह आपका राजस्थान के नागौर में लिथियम का भंडार मिला है। ठीक है, और कश्मीर के रियासी जिले में, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान दो हो जाएगा, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो 2023 और 24 में केंद्र सरकार ने बजट जो पास हुआ उसमें खर्च करने का लक्ष्य कितना रखा है? तो यह 45.03 लाख यानी 45.03 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का आपको लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो सही सुमेलित हम लोग को देखना है, तो इसमें है फागू चौहान जो सिक्किम में है, तो गलत है। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश में, सही है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो आपका मेघालय दिया हुआ है, ये गलत है। और CP राधाकृष्णन बिहार, जो CP राधाकृष्णन झारखंड के हैं। तो चलिए सब सही देख लेते हैं। तो इसमें सही आपका तो आंसर हो जाएगा शिव प्रताप शुक्ल जो हिमाचल प्रदेश के हैं राज्यपाल, सही है। जो फागू चौहान है वो मेघालय के हैं। कहाँ के हैं? मेघालय के हैं। ठीक है, और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है ना ये बिहार के हैं। ठीक है, बिहार के राज्यपाल हैं। और CP राधाकृष्णन जो है झारखंड के हैं, झारखंड के। ठीक है, झारखंड। चलिए अगला प्रश्न है कि द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ब्लू बुक राइटर्स जर्नल पुस्तक जो लिखी गई है ना यह अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई। अमिताभ कुमार के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो फरवरी 2023 में 12वां हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था वह फिजी देश में किया गया था। फिजी देश की राजधानी कहाँ है? सुआ है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो किए थे ना विदेश मंत्री S जयशंकर किए थे। ठीक है, विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे? तो यह थे मिस्र देश के। तो मिस्र देश के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतह अल सीसी जो 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर
तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 40वां था। और इस सूचकांक में भारत का स्कोर जो है ना 36.6 रहा। और इस सूचकांक में प्रथम स्थान है ना ग्लोबल इनोवेशन में स्विट्जरलैंड का है। किसका है? स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो नेजल यानी नाक में जो दिया जाएगा, नेजल नाक के माध्यम से, तो यह किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? अगर कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य जो होता है ना वह संपादित नहीं होगा, तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम का काम ही है कि प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है। और प्रोटीन संश्लेषण होता है जिससे जीवों के शरीर में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि वह ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन रोगों को क्या कहा जाता है? तो उसको चिरकालिक कहा जाता है, यानी लंबे समय, चिरकालिक। अगला प्रश्न है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषित अंगक है? तो पत्ती है प्रकाश संश्लेषित अंगक। तो इसका जो है ना हरित लवक है। कौन है? हरित लवक। हरित पौधे में प्रकाश संश्लेषक पत्ती के हरित लवक अंगक में क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के रूप में किया जाता है? तो निम्न में से किसका? तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल, विटामिन सी, वसा अम्ल। तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है? फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है? तो यह होता है ऊपर से नीचे दोनों ओर, ऊपर से नीचे दोनों ओर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं तो यह कहाँ रहते हैं? तो यह आपका रहते हैं पादप अवशिष्ट पत्तियाँ, कोशिकीय रिक्तिकाओं, छालों, फलों इत्यादि में संचित रहते हैं। तो पत्ती में रहेंगे, छाल में रहेंगे, कोशिकीय रिक्तिकाओं में रहेंगे, तो तीनों में रहते हैं। तो इसलिए एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका, एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक कौन कौन होते हैं? तो ऑक्सिन्स एवं जिबरेलिन्स पादप जो है, ऑक्सिन्स और जिबरेलिन्स, यह दोनों बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो ये भी हो जाएगा एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा? तो अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तुओं को साफ देख सकते हैं? तो अधिकतम अनंत देख सकते हैं और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। और गैल्वेनोमीटर से क्या है? तो यह एक ऐसा प्रकार का एमीटर है जो विद्युत धारा की शक्ति को मापता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लवण का उदाहरण है? तो लवण का उदाहरण कौन है? तो लवण NaCl लवण हो जाएगा, HCl अम्ल है, NOH NaOH और KH क्या है? दोनों क्षार है। ठीक है। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि इसमें सभी आप समझ सकते हैं। जब NaOH प्लस HCl का विक्रिया करेंगे तो NaCl प्लस H2O बनेगा। अगला प्रश्न है कि Mg+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो Mg मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या क्या होता है? 12 होता है। और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? संख्या भी 12 होती है। ठीक है। अब Mg2+ अर्थात यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो Mg2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अगर सीधे Mg पूछ जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 होती।
चलिए, और माइनस रहेगा तो समझ सकते हैं कि वो ले रहा है किसी से। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? तो 4 होता है। कितने? 4 होता है। द्विबंध वाले रासायनिक बंधन से बंधे परमाणुओं के मध्य 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। यहाँ ऑक्सीजन परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर देते हैं, ठीक है, अर्थात यानी दोनों के मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। अगला प्रश्न है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव कौन है? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसमें जो होता है ना, ब्यूटेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, 2 हो जाएगा तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो पानी है, H2O, ठीक है। जल एक सहसंयोजी यौगिक है जिसका हम उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। अगला प्रश्न है कि एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो एल्डिहाइड श्रेणी में CHO होता है, CHO। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना, नीति निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, ठीक है। और नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिया गया है DPSP, यह आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है, आयरलैंड और स्पेन से वो लिया है अपना DPSP, ठीक है। और जो आर्टिकल जो है ना, यह 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? तो यह 17वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसमें दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है ना सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की, वह होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? तो केंद्रीय सरकार का जो उच्चतम सिविल अधिकारी होता है ना, वो महान्यायवादी, वो आपका उच्चतम सिविल अधिकारी वह मंत्रिमंडल सचिव होता है, ठीक है, मंत्रिमंडल सचिव होता है। और न्याय वो तो महान्यायवादी जो होते हैं ये आपका विधि अधिकारी होते हैं या कानूनी अधिकारी, ठीक। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का जो मामला नहीं है, कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ना, राज्य सूची का विषय है जिसे राज्य सरकार स्थापित करती है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोकोपयोगी सेवाएं यह स्थानीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है, क्योंकि भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ है, जिसमें तीसरी अनुसूची में विधायकों, सांसदों और मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है, विवरण है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 49 में है, ठीक है। 49 में राष्ट्रीय स्मारक, वस्तुओं और स्थानों का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है? तो यह है आपका 335 में SC और ST के आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, तो यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा? तो आपका वस्तुओं का जो परिवहन है ना, वस्तुओं का परिवहन या तृतीयक क्षेत्र में आता है, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो शहरीकरण का जो स्तर है ना, यह 16.2% है, 16.2% है, जबकि पिछले साल यह 15.3 था। पिछले साल का यह है, पिछले साल का है 15.3 था।
अगला प्रश्न देख लेते हैं कि केंद्रीय बजट 2022-23 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है शामिल है। तो इसमें कौन कौन है? समावेशी विकास है, समावेशी विकास को शामिल किया गया है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, ठीक है, वित्तीय क्षेत्र, तो सभी को लाया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक से अधिक आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है तो यह है खड़गपुर पहाड़िया, खड़गपुर की पहाड़िया। कि बिहार के संबंध में खड़गपुर पहाड़िया धरवार क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की है। उत्तर पश्चिम की पहाड़िया तृतीय क्रम की है और उत्तर गंगा का मैदान नवीनतम है, ठीक है। तो जो खड़गपुर की पहाड़िया हो जाएगा यह पुराना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो यह है रामेश्वरम निम्नलिखित में, तो ठीक है, रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है या गंगा नदी है, ठीक है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रेगुर किसका नाम है? रेगुर किसका नाम है? तो यह काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को क्या कहते हैं? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह को, तारा के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको नक्षत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं, नक्षत्र या तारामंडल भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है ना, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च को ही पृथ्वी दिवस भी, वो बिहार दिवस भी मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को तो जानते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समय का अंतर कितना होगा? तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का अंतर आता है, 4 मिनट का। तो 90 डिग्री है अंतर, तो 90 में 4 से गुना कर दीजिए, 360 हुआ, 360 मिनट हुआ। 360 मिनट का मतलब होता है 4 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा का अंतर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो हिंद महासागर की धारा आपको पता करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगुलहास धारा हिंद महासागर की, मोजाम्बिक है, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, ये सभी है। लेकिन बेंगुएला जो धारा है यह आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो यह आपका वियर जो है ना, वियर लेक्स या ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, वियर लेक, ठीक है। लेकिन और ग्रेट लेक्स में आपका सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, ईरी है, ओंटारियो है, लेकिन इसमें बियर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो यह है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है किसके कारण? तो यह हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ था? तो कार्बन क्रेडिट यह हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल से, क्योटो प्रोटोकॉल से। और मॉन्ट्रियल से तो ओजोन है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की थी। जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेख हुआ था वह 16 सितंबर को ही हुआ था, इसीलिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी वन संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। राजीव गांधी वन संरक्षण पुरस्कार जो दिया जाता है
वह दिया जाता है आपका वन्य जीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं को, वन्य जीव अधिकारियों को, ठीक है, या वन जीव संरक्षक आदि को, या पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो शैक्षणिक और शोध संस्था, वन्य जीव अभियान और वन संरक्षक तीनों हो जाएगा, तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह आपका भारत का जो राष्ट्रीय जैविक उद्यान है नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। कि दिल्ली चिड़ियाघर को 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं अंग्रेजी नाम नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? निम्न में से किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो यह महात्मा गांधी। ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी के स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की जो चर्चा अपनी पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में किया है। और महात्मा गांधी की सोच थी कि भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है तो गांव को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है सबसे पहले। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 243 है। बिहार में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 243 है। विधान परिषद की संख्या 75 है, ठीक है। और बिहार राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और केंद्र की लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो आपका बताना है कि वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। तो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, तो इसमें सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी आदमी के द्वारा बनाया गया है? तो यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, यह धान का खेत है। कौन है? धान का खेत है। जबकि वन, झील, घास का मैदान यह सब प्राकृतिक है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? यानी पारिस्थितिकी जो है ना अस्थायी मितव्ययिता है, यह चिपको आंदोलन का नारा था, ठीक है। चिपको आंदोलन का नारा था जो 1970 के दशक में हुआ था, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड से शुरू किया गया था, ठीक है। और नर्मदा बचाओ से मेधा पाटकर जुड़ी हुई थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ मैथ जो रहेगा या इसका हम पीडीएफ, सबसे पहले इसका पीडीएफ डाल देते हैं टेलीग्राम पर, पीडीएफ डाल दिया हुआ है, आप लोग इसको देखिए, बनाइए और मैथ का सोल्यूशन शाम तक आ जाएगा और रीजनिंग का भी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे सेट प्रैक्टिस को लेकर आते हैं कल।